नमस्कार। आज की क्लास में फिर आपका स्वागत है। हम लोग अर्थालंकार के भेद पढ़ रहे थे। अर्थालंकार के भेद में हम लोगों ने 3 भेद पढ़ लिए थे। कौन कौन से? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। 3 हमने पढ़ लिए थे, 2 और बचे हैं जो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो चौथा अलंकार जो है, चौथे अलंकार का नाम होता है अतिशयोक्ति अलंकार। और जो 5वां अलंकार है उसका नाम होता है मानवीकरण अलंकार। ठीक है, इनको 2 हम आज पढ़ते हैं। तो आइए बात करते हैं पहले अतिशयोक्ति अलंकार की। दोस्तों, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा अगर हम बारीकी से देखें तो इस शब्द में ही छिपी हुई है। अतिशयोक्ति शब्द में ही अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा छिपी हुई है। कैसे छुपी हुई है, आइए देखते हैं। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें अतिशयोक्ति का, तो यह मिलकर बनता है अतिशय प्लस उक्ति। अतिशय प्लस उक्ति से मिलकर बना है अतिशयोक्ति। अतिशय मतलब होता है किसी चीज में अति हो जाना। अति मतलब लिमिट से ज्यादा, हद से बाहर। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कोई ऐसा काम कर देते हैं, बोलते यार तुमने तो हद पार कर दी, लिमिट क्रॉस कर दी, है ना। तो अतिशय मतलब अत्यधिक बढ़ा चढ़ा करके बोलना या अत्यधिक बढ़ा चढ़ा करके कोई काम को करना। तो अतिशय मतलब क्या होता है? अतिशय यानी बढ़ा चढ़ाकर या लिमिट से बाहर, बढ़ा चढ़ाकर। और उक्ति मतलब कथन, कथन या किसी बात को कहना। ठीक है। तो अतिशयोक्ति का मतलब होता है कि कविता की जिस पंक्ति में किसी बात को या किसी कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को कही जाए और इतना बढ़ा चढ़ाकर के कही जाए कि उस पर विश्वास करना संभव ना हो। अब जैसे कोई व्यक्ति बोले कि मैं दोनों आंख बंद करके 1 किलोमीटर तक पैदल चला गया और कहीं कुछ एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो ये मतलब सुनने में विश्वास नहीं होगा एकदम से। कोई बोले कि मैं एक पैर उठाए और एक पैर से मैं 2 किलोमीटर तक चला गया, तो बिलीव नहीं होता, है ना। तो जब बात को बढ़ा चढ़ा करके बोला जाए वो कहलाता है अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? इसकी परिभाषा ही यही है, इसकी कोई अन्य परिभाषा नहीं है। इसकी परिभाषा यही है कि काव्य में जब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना, ठीक है, कि उस पर विश्वास करना संभव ना हो, एकदम से विश्वास ना किया जा सके, वही कहलाता है क्या? अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है। अब इसका उदाहरण देखिए। उदाहरण आपने बालकांड में तुलसीदास जी की रामचरित, मैंने बोला ना कि गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है, उसमें आपको हर प्रकार के अलंकार मिल जाएंगे, हर प्रकार के रस मिल जाएंगे और हर प्रकार के छंद मिल जाएंगे। उन्होंने मतलब क्या तो एक तोहफा दिया है हिंदी साहित्य को तुलसीदास जी ने, बहुत अद्भुत ग्रंथ है। ठीक है ना। तो अतिशयोक्ति अलंकार में देखो, उन्होंने जब बालकांड में राम जी धनुष उठा लेते हैं, धनुष तोड़ देते हैं और परशुराम जी क्रोधित होकर आते हैं और पूछते हैं कि इस धनुष को किसने तोड़ा। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि इस धनुष को किसी ने नहीं तोड़ा, ये धनुष ही कमजोर था। मतलब क्या बोलते हैं धनुष जी? अतिशयोक्ति अलंकार में बोलते हैं कि धनुष ही कमजोर था, छूते ही टूट गया ये, मतलब इसको तोड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, बल लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, छुआ और टूट गया राम जी के द्वारा। तो एक पंक्ति गोस्वामी जी ने लिखी है कि लक्ष्मण क्या कहते हैं? लक्ष्मण कहते हैं कि छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, छुअत टूट रघुपति न दोषु। ठीक है ना। अर्थात हे परशुराम जी, ये जो धनुष है ना, छूते ही टूट गया, रघुपति ही न दोषु, इसमें रघुपति का, राघव का, राम का कोई दोष नहीं है, छुआ और टूट गया, मतलब अतिशयोक्ति अलंकार है। अब हालांकि ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि बस टच किया और टूट गया। इसका मतलब यह है कि उनको अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ा, बहुत बल नहीं लगाना पड़ा, आराम से नॉर्मली तोड़ दिया, वो ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन उसी बात को अतिशयोक्ति के माध्यम से कहना चाह रहे हैं। तो कहा छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिन काज करिए कत रोषु। हे मुनिवर, आप बिना कारण ही गुस्सा क्यों कर रहे हैं? धनुष तो छूते ही टूट गया। तो इस प्रकार इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। दूसरा है, आपने पंक्ति सुनी होगी, पड़ी अचानक नदी अपार। पड़ी अचानक
नदी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तब तक चेतक था उस पार। राणा जी अपने घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे, अचानक एक नदी में बाढ़ दिखती है, तो राणा इधर पड़ी अचानक नदी अपार, अचानक एक नदी देखते हैं, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा जी सोचते हैं महाराणा प्रताप के, मैं घोड़े को कैसे पार उतारूं। राणा ने सोचा इस पार, इधर वो सोच ही रहे थे कि मैं घोड़े को कैसे पार उतारूं, तब तक चेतक था उस पार, तब तक चेतक नदी को पार कर गया। तो इतना तो संभव है नहीं कि इधर इधर राणा ने सोचा और उधर घोड़ा पार, भाई पार करने में घोड़े को समय तो लगा होगा ना, लेकिन वो इसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर कहना चाह रहे हैं कि चेतक को नदी पार करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगा, उसने आराम से, है ना, राणा प्रताप के मन की बात को समझ करके घोड़ा अपने आप उसको पार कर गया, वो ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल है आपका जिसका नाम है मृतक में भी डाल देगी जान। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, सॉरी 10th क्लास में है ये पोयम सीबीएसई में। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कभी एक बच्चे की स्माइल को देख करके पंक्ति कह रहे हैं, एक माँ अपने छोटे से बच्चे को गोद में लिए हुए है, वो बच्चा मंद मंद बढ़िया मुस्कुराया जा रहा है। तब कवि ने पंक्ति कहा है कि हे बच्चे, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, ये जो तुम दांतों के बल मुस्कुरा रहे हो ना, मृतक में भी डाल देगी जान, किसी मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल सकती है, उसको भी जीवित कर सकती है। हालांकि ये तो संभव है नहीं कि मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर दे स्माइल, पर यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब है कि तुम्हारी ये जो मुस्कान इतनी प्यारी है कि किसी पत्थर दिल वाले व्यक्ति को भी वो कोमल कर सकती है, भले कुछ पल के लिए ही करे, लेकिन पाषाण हृदय वाले व्यक्ति के दिल को भी मोम की तरह वो पिघला सकती है, थोड़ी देर के लिए उसके दिल को कोमल बना सकती है, वो ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हो गया इसमें। ठीक है, अब आता है मानवीकरण अलंकार। दोस्तों इसकी परिभाषा भी इसी वर्ड में छिपी हुई है, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा भी इसी में छिपी हुई है। मानवीकरण, मानवीकरण का मतलब क्या होता है? मानवीकरण का मतलब होता है मानव कर देना। आप मतलब सिंपल ऐसे समझो अभी, मानव कर देना। मानव कर देना मतलब कि मानव की क्रियाओं पर, मानव की क्रियाओं से आरोप लगा देना, आरोपण कर देना। किसका आरोपण कर देना या किसको मानव कर देना? जड़ पदार्थ, जड़ पदार्थ मतलब निर्जीव चीजों को, मैं यहां पे ब्रैकेट में निर्जीव भी लिखे दे रहा हूं, निर्जीव को या फिर प्राकृतिक चीजों को, प्राकृतिक चीजों पर मानवीय क्रियाओं का आरोप, मानवीय क्रियाओं का आरोप लगा देना। ठीक है ना, मतलब इसमें क्या रहेगा कि प्राकृतिक चीजों को या निर्जीव चीजों को हम मानव जैसा बना करके शो करेंगे, मानव जैसा बना करके दिखाएंगे। जैसे कली, जैसे फूलों की कली सुबह जब मुस्कुराती है, खिलती है, तो हम उसको एक मानव से कंपेयर कर देंगे कि है ना, कि फूलों की कली ऐसे मुस्कुरा रही है जैसे किसी नायिका का चेहरा मुस्कुराता है। तो मैंने फूलों की कली को क्या बना दिया? नायिका बना दिया, यानी एक प्राकृतिक चीज को जीवित चीज बना दिया, मानव से कंपेयर कर दिया। तो ये होता है मानवीकरण अलंकार। ठीक है ना, इसकी परिभाषा यही है कि अगर जड़ पदार्थ पर या प्राकृतिक चीजों पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगा दिया जाए, यानी उन्हें मानव जैसा दिखा दिया जाए, तो वो कहलाता है मानवीकरण अलंकार। अब इसके उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, एक चैप्टर है मेघ आय। वो मेघ आय चैप्टर जो है पूरी मानवीकरण अलंकार पर आधारित है। ठीक है ना, आपने एक पंक्ति पढ़ी होगी उदाहरण में, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। अब यहां पर देखो, बूढ़े पीपल के वृक्ष को क्या बना दिया? बूढ़ा पीपल है तो प्राकृतिक चीज, पेड़ है, लेकिन उसको घर का एक बुजुर्ग सदस्य बना दिया।
मानव कर दिया। क्यों? जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो दरवाजे तक आकर के मेहमान को रिसीव करते हैं और आकर के बिठाते हैं, स्वागत करते हैं। तो उस वहां पर जब आसमान में मेघ रूपी बादल आते हैं, ये मेघ के आने की बात है, जब आसमान में मेघ रूपी मेहमान आ जाते हैं तो बूढ़ा पीपल जो घर का सबसे बुजुर्ग सदस्य है वो आगे आकर के यानी दरवाजे पर आकर के सामने आकर के उस मेहमान का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो यहाँ पर बूढ़े पीपल को बुजुर्ग व्यक्ति बना दिया गया है। दूसरा एग्जांपल देखो, लाया थाल पानी परात भर के, ठीक है ना। उस मेघ रूपी मेहमान का स्वागत करने के लिए जो ताल नहीं है यहाँ पे, थाल नहीं है यहाँ पे, ताल है, ठीक है ना। ताल, ताल यानी तालाब। उस मेघ रूपी मेहमान का स्वागत करने के लिए जो तालाब है वो परात में पानी भर करके ले आया चरण को धोने के लिए। हमारे भारतीय संस्कृति में एक परंपरा है कि जब कोई मेहमान आता है तो उसके चरणों को धोते हैं। तो यहाँ पर चरण धोने वाला व्यक्ति कौन है? तालाब। और तालाब का जो एरिया है, जिस एरिया में पानी भरा रहता है, वो एक उसका थाल हो गया, थाली हो गई। तो वो उस थाली को लाता है उस मेहमान के चरणों को धोने के लिए, ठीक है ना। और भी एग्जांपल है, तीसरा एग्जांपल है बोली अकुलाई लता ओट हो किमार की। ठीक है, बोली अकुलाई लता ओट हो किमार की। जब बादल रूपी मेहमान एक साल बाद आसमान में आते हैं तो लता रूपी प्रेमिका, लता रूपी नायिका दरवाजे की ओट में होकर, किमार यानी दरवाजा, दरवाजे की ओट में होकर व्याकुल होकर के एक प्रेम भरी शिकायत की नजरों में देखती है। और फिर आगे बोलती है, अगली पंक्ति है कि बहुत बरस बाद सुध लीनी, मतलब एक साल बाद आपने हमें याद किया है, सुध लिया है। तो इस प्रकार ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके मानवीकरण अलंकार के एग्जाम्पल कहलाते हैं। ऐसे एक एग्जाम्पल और है, जागी वनस्पतियां अलसाई मुख धोई शीतल जल से। मतलब सुबह सुबह जब वनस्पतियां जगती हैं, अलसाई हुई वनस्पतियां जब सुबह जग जाती हैं, यानी रात भर सोती हैं और सुबह जब आलस करते हुए, आलस को त्याग करके जब वो जग जाती हैं और ओस की बूंदें जब उन पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि ओस की बूंदों ने उन वनस्पतियों के मुख को प्रक्षालन किया है, मुख को धो दिया है। तो इस प्रकार ये सारे एग्जाम्पल मानवीकरण अलंकार के एग्जाम्पल कहलाए जाते हैं, जहां पर प्राकृतिक चीजों को या निर्जीव चीजों को मानवीय क्रियाओं का आरोप लगा दिया जाता है, उन्हें मानव जैसा बना दिया जाता है और अतिशयोक्ति अलंकार में बात को बढ़ा चढ़ाकर जहां पर बोला जाता है। अतिशयोक्ति अलंकार का यूज तो आज की डेट में बहुत हो रहा है, हम अपने नॉर्मल दिनचर्या में भी बहुत यूज करते हैं। और आज की डेट में समझो कि अतिशयोक्ति अलंकार मतलब बात को फेंकना। हम किसी को बोलते हैं ना, चल चल ज्यादा मत फेंक, तू तो बहुत हवा में उड़ रहा है, बहुत बात फेंक रहा है, तो फेंकना ही अतिशयोक्ति अलंकार है। आज की डेट में हम नॉर्मल शब्दों में उसको उस चीज को फेंकना बोलते हैं, उसी को साहित्यिक शब्दों में या छंद विधान में उसको बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, तो बस यहाँ पर हमारा अलंकार पूरा हो जाता है ना। टोटल हमने 5 और 3 8 प्रकार के अलंकार पढ़े और ये अर्थालंकार के जो भेद होते हैं ये 5 प्रकार ही आपके सिलेबस में इंक्लूड है। ठीक है, अगली क्लास में अगला टॉपिक हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।